नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीए नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कॉकरोचों के उत्पात के दौरान अमित शाह के लिए कहा जा रहा था कि वो शांत हैं, लेकिन ये शांति तो तूफान से पहले वाली निकली, क्योंकि संसद के मानसून सत्र के बीच अमित शाह ने संसद भवन में अपने ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में गृह सचिव गोविंद मोहन और इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ महेश दीक्षित मौजूद रहे। और कुछ ये भी जानकारी आ रही है कि उसमें डोभाल साहब भी रहे। तो इसे समझेंगे कि जैसा माहौल संसद के अंदर है, जैसा माहौल सड़क पर देखा जा रहा है, ऐसे में इसकी क्या गंभीरता है। दूसरे, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी आपे से बाहर क्यों हो रहे हैं? इन्हें कौन इडियट नजर आ रहा है? इतनी बदजुबानी क्यों? और केजरीवाल किसे धमका रहे हैं? इसे भी समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे साथ जुड़ चुके हैं रितेश कश्यप जी राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। रितेश जी, शुरू करते हैं अमित शाह की पार्लियामेंट में ऑफिस में जो उनकी मीटिंग हुई है। जी, आपके ही चैनल पर पिछले एक वीडियो में हमने बताया था, आपने पूछा था कि अमित शाह शांत क्यों हैं। बात सही है कि जो बड़े होते हैं ना, उनको शांत रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है, और तूफान आने से पहले कि शांति को शांति नहीं कहते हैं, खतरा कह सकते हैं। जो देश के विरोधी हैं, एंटी नेशनल्स हैं, जो भी ऐसे लोग हैं जो देश को अशांत करना चाहते हैं, देश को तबाह करना चाहते हैं, दंगों की आग में झोंक देना चाहते हैं, उनके लिए जरूर अभी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमित शाह की जो हाई लेवल मीटिंग है वो इन्हीं सारे विषयों पर आधारित है। और बड़ी बात यह है ना कि आज देखिए, आज के संसद के सत्र की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सबसे बड़ा विश्लेषण है। अगर संसद सत्र को बड़े गौर से देखेंगे और सारे डॉट्स को आपको मिलाना बहुत जरूरी होगा। राहुल गांधी से आज संसद में चर्चा हो रही थी एंटी पेपर लीक बिल पर, और सरकार चाह रही थी, विपक्ष चाह रहा था कि इस विषय पर चर्चा हो, लेकिन ये ऊपरी बात थी, लोगों को दिखाने के लिए थी कि देखो हम चाह रहे हैं एंटी पेपर लीक की बात करना है। ये विपक्ष के तरफ से बच्चों को कहा जा रहा था। लेकिन जब एंटी पेपर लीक पर जब चर्चा शुरू हो गई, जब इधर से सारी बातें आ गई, तब ये लोग एंटी पेपर के लिए बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे कि कोई इडियट है जिसके पीछे कोई अंधभक्त है, कोई उसके अंधभक्त के साथ कोई स्टूडेंट है। तो मैंने ये सारी चीजें जो है ना, वो मतलब क्या है ना कि आपके सर में दर्द है तो आपके पेट पर वार कर रहे हैं, पेट में दर्द है तो पैर में वार कर रहे हैं। लेकिन जो चर्चा है ना सर दर्द की चर्चा हो रही है, ना पेट दर्द की चर्चा हो रही है। चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ कैसे हम जनता के मुद्दों को भटकाएं, लटकाएं, और खास करके स्टूडेंट्स के मुद्दों को हम किस तरीके से लटका भटका सकते हैं। तो बस इन्हीं विषयों को लेकर के आज का एजेंडा जो समझ में आया, अमित शाह पर वो निशाना साध रहे थे राहुल गांधी, और वो उनको बोल रहे थे कि वो सदन में क्यों नहीं आए। भाई, सदन में जिनकी आवश्यकता है, क्या पहली बार राहुल गांधी सांसद बने हैं? क्या पहली बार राहुल गांधी को एलओपी का दर्जा मिला है? क्या पहली बार राहुल गांधी वहां पर पहुंच करके ये बात रख रहे हैं? एकदम बचकाना हरकत। देखिए, अगर कोई इनको, इनके कई सारे उपनाम हैं, अगर वो उपनामों से इनको बुलाया जाता है तो कभी कभी इनकी हरकतें बता देती है कि वो उस उपनाम के हकदार है। आज जो शब्दों, एक तो है कि हर कोई जो संसद में घुसता है, एक नियमावली रहती है सबकी, भाई हमको कौन से शब्द बोलने हैं, कौन से शब्द नहीं बोलने हैं। हालांकि नियमावली हर जगह पे है, शब्दों की मर्यादा, हम लोग तो अभी संसद में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने भी अभी शब्दों की मर्यादा रखी है। ये अपना भी तो संस्कार होता है। ये संस्कारहीनता का परिचय देना, ये कहाँ का राजनीति है, कहाँ का विपक्ष का प्रतिक्रिया दिखाई देता है कि हम गाली देंगे और उसको भी जस्टिफाई करेंगे। उसके बाद भी जब ये बात वहां पर नहीं बोलने दिया जाएगा, जब रोकने लगे सब पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, तब इनका कहना था कि हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है। एक बार तो ये ओम बिरला जी से भिड़ गए कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा माइक बंद कर दिया गया। और ये बात माइक पर सबको सुनाई दे रही है कि उनका माइक बंद है।
अब आप सोच लीजिए कि किस तरह से माइक बंद हुआ। तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करने का और विक्टिम कार्ड की बात करना का ये इन लोगों की पुरानी आदत है। बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आज तो कुछ धमाका ही मारेंगे, आज तो कुछ धमाका ही दे देंगे। ये बोल रहे हैं कि अमित शाह के निर्देश पर ही पैलेट गन चलाया गया। अब आप सोचिए अमित शाह क्यों निर्देश देने जाएंगे कि भैया जाके पैलेट गन मार दो। और अगर उनको ये, जैसे अगर आप विरोध कर रहे हैं या कोई मना करता है कि अमित शाह ने नहीं किया है ऐसा, इसका मतलब कि अमित शाह को पता ही नहीं कि कोई पैलेट गन चला रहा है, इसलिए भी अमित शाह को निशाने पर लिया जाए, इनको हटाया जाए। ठीक है। और आप सोच लीजिए कि ये व्यक्ति, अभी आपने फोटो दिखाया कि राहुल गांधी की 50 मिनट की स्पीच जमकर हंगामा होता है। इडियट शब्द बोलने पर स्पीकर ने 11 बार, रिजिजू ने 7 बार टोका, कहा कि माफी मांगे। देखिए ये जो न्यूज है ना, ये एक तरह का कभी कभार हमको अच्छा भी नहीं लगता है कि अपने ही साथियों के साथ में ये एक अलग नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं। जब 50 मिनट का स्पीच था तो स्पीच किस बात के लिए था? कि हम इडियट बोलेंगे किसी को, गाली देंगे किसी को, या फिर हम छात्र के मुद्दों के लिए आपको बैठाया गया था वहां पे, आप छात्र के मुद्दों की बात करने बैठे थे, आपने 50 मिनट बर्बाद कर दिया छात्र के मुद्दों के अलग हट करके बात करने में। तो क्या आपको जो समय मिला था, आपका तो हक था ना, छात्रों का हक था ना कि आप उनके बारे में बात करेंगे, आप और ज्यादा बिल में बढ़िया बेहतरी की बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन आप तो सब चीजों को खा गए। और बाहर निकल करके भी आप वही कचरा फैला रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, अमित शाह मस्ट गो, और एक उनका पुराना फोटो लगा दिया, कोई पुराना वाला उल्टा पलटा सा। तो उसके बाद असल में देखिए ये पूरा कंप्लीट नैरेटिव है। और ये बात सदन में इन्होंने क्यों कहा? इसलिए कहा, जैसे ये पेपर में चल रहा है ना इडियट शब्द, ये हर एक अखबार की सुर्खियां बने, इडियट शब्द, और इडियट पे चर्चा हो कि आखिर ये किसने किसके बारे में कहा। हालांकि किरण रिजिजू ने भी बहुत बढ़िया से, माफ कीजिएगा, अनुराग ठाकुर ने बहुत बढ़िया से सदन के बाहर आकर के बोला कि भाई अगर इनका नहीं पता है कि भाई ये स्टूडेंट्स को क्यों बोले हैं इडियट, ये तो ये बताएं, इनको माफी मांगना चाहिए। और अगर इन्होंने अपने बारे में कहा है तो वो स्वागत करते हैं, ये बात उनका था कि वो स्वागत करते हैं कि चलो इनको आत्मज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ कि अब ये गलती नहीं करेंगे दोबारा। लेकिन इस तरह के अमर्यादित शब्दों का प्रयोग संसद में नहीं होना चाहिए। तो आप सोचिए, जो स्टूडेंट माँ बहन की गालियां दे रहा है, सड़कों पर माँ बहन की गालियां दे रहा है, आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप सही काम कर रहे हैं। एक तो कॉकरोच के गैंग के लोग तो कर ही रहे हैं ये काम, भाई सबको माफ करो, सबको एफआईआर वापस लो, सबका, चाहे रेपिस्ट हो, मर्डरर हो, चाहे पॉस्को एक्ट वाला हो, चाहे जो भी हो, आप सबकी एफआईआर वापस लो, नहीं तो हम फिर से आएंगे धरना पे। तो ये एक मैसेज तो कॉकरोच वालों ने दिया। अब ये कॉकरोच के हाथों खेल रहे हैं कि विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं, ये तो राहुल गांधी खुद ही बता सकते हैं, ये आप और हम तो है नहीं। आप ये बोल रहे हैं, इनका एक और कहना है कि अमित शाह ने बच्चों पर लाठियां चलवाई, नुकीला चीज डाल करके लाठी में पैलेट गन चलवाया। मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूं, 1984 में जाना चाहता हूं इस मामले में। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। हत्या तो कोई एक व्यक्ति ने किया था, कोई समाज ने तो नहीं किया था। हत्यारे को फांसी होना चाहिए, हत्यारे पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पूरे के पूरे सिख समाज का क्या दोष था? पूरे भारत को आग में झुलसाने का काम क्यों किया गया? और उसके बाद इन्हीं के पिताजी, जिनका नाम राजीव गांधी है, वो उस वक्त के बयान में, उनका जो बयान आया था, और किस तरह का बयान आया होगा वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आप तो खैर पुराने पत्रकार हैं, आपको तो जानकारी में होगा। कल आता है बयान कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। तो ये उस नरसंहार को जस्टिफाई करने वाले पिता के पुत्र हैं। तो ये क्या होता है ना, जो गिद्ध होता है ना, गिद्ध, वो हर समय इस बात का इंतजार करता है कि काश किसी की मौत हो जाए, चारों तरफ खून की नदियां बहें, चारों तरफ मांस के लोथड़े बिखरे रहें, तभी जाकर उनका पेट भरेगा। आज के डेट में ऐसे गिद्ध जो है ना, राजनीति में भी आ गए हैं, और वो इसी बात का इंतजार में है कि किस तरीके से पूरे देश भर में अराजकता फैले और हम गिद्ध की तरह इस सत्ता को हथिया लें। बस इनके मन में सिर्फ इतनी सी बात है।
और गिद्धों की श्रेणी में बहुत सारे 420 लोग बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। और आजकल तो अब एक और आ गया, अचानक से 20 की बात आ गई लास्ट में, तो E20 की बात करते हैं थोड़ा सा। E20 पर केजरीवाल जो हैं बड़े दुखी हो गए। तो केजरीवाल की बात करें तो अब उनको उनको तकलीफ है कि गडकरी का इस्तीफा कैसे लिया जाए। मतलब कैसे विपक्ष जो है एक माहौल बना रहा है कि हम गडकरी को E20 पर घेरे, बच्चों के पैलेट गन पर हम अमित शाह को घेरे, और उसके बाद एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान तो घेरे लिए गए। तो इनको क्या लग रहा है कि बड़ा अब इजी है, जिसका इस्तीफा मांगेंगे लगता है कि इस्तीफा लेके बैठा हुआ है सब मंत्री कार्यकर्ता, और हम तुरंत वापस ये लोग सारे जाके इस्तीफा दे देंगे। तो एक राउंड जो है, अभिजीत दीपके हो, चाहे सौरभ दास हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे 420 कोई भी हो, तो ऐसे सारे लोग जो हैं एक बार एक राउंड करके देख ले, उनको समझ में आ जरा जाएगा। सौरभ दास को सुन ले, ये भी बहुत उछल रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सुनना ही चाहिए। बोल रही है कि जिनके ऊपर FIRs है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उस आप सोचिए ये बंदे की बेशर्मी समझिए। ये बंदा ये दारू पी करके नाच रहा था, डांस कर रहा था, जब सड़कों पर जो मर गए थे छात्र ये नीट के दौरान, नीट के एग्जाम के लीक होने के बाद, उनका पेपर, उनका तस्वीर लगा करके मंच पे लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करके वहां लोगों को बुलाया, बच्चों को बुलाया, और वो लोग, वही बच्चे उस तस्वीर को लेकर के खड़े थे कि देखिए ये रास्ते में फेंका हुआ था, उस वक्त फेंका हुआ था, और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा का जश्न मना रहे थे। जश्न में कॉकरोच लोग हैं, लोग कुछ भी खा पी सकते हैं, तो ये लोग जश्न मना रहे थे। और इनको आज ये बोलते हैं कि FIR जिन पर भी हुआ है उनको उन सभी पर से FIR रद्द होना चाहिए। क्या आप देश चला रहे हैं, या देश चलाने को आप निर्देश दे रहे हैं? क्या आप में इतनी क्षमता है कि आप एक देश छोड़िए, एक राज्य छोड़िए, आप एक गांव भी चला सको? जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जिसको एक्टिविटी की तमीज नहीं है, जिसको अपने खुद के आंदोलन को संभालने की तमीज नहीं है, तरीका नहीं पता है, किस तरह के लोगों को अपने साथ ला करके मंच साझा करवाता था, किनको अपने मंच पर पूरा एक मुजरा स्टेशन बनाकर रखा हुआ था, किस तरीके से, ये तो सब कोई जान रहा है। और आप बात कर रहे हैं कि अब हम फिर से करेंगे। भैया करके देख लो इस बार तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल में समर्थन मिला है ना नरेंद्र मोदी को, 25,000 लोगों की भीड़ जो है तिरंगा झंडा लेके निकली है, तो एक बार और अगर प्रदर्शन में ये लोग गलती से भी दिमाग लगा दिए तो मुझे लगता है कि इनको सरकार की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न सरकार की मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी, और न ही किसी रैफ या आर्मी की आवश्यकता पड़ेगी। इस देश के जो देशभक्त लोग हैं ना, वो इनको सारा सबक सिखाने को आज भी तैयार बैठे हैं, मुझे जहां तक लगता है। क्योंकि अब दिख रही है दिल्ली में कई जगह पे सारे कॉकरोच जो है लपड़ थप्पड़ खा रहे हैं जहां तहां। भैया तुम नेपाल बनाने की बात कर रहा था ना, चलो तुमको बताते हैं नेपाल कैसे बनाते हैं। ये सब चीजें हो रही है। तो अब ये अंतिम दौर पे है। कॉकरोच जो है अब क्या बोलते हैं ना कि एकदम ज्यादा जो तेज बनता है ना, वो ज्यादा जगह मखता है। हम लोग क्या कहते हैं बिहार में कि बहुत ज्यादा तेज जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा उसका परत जल्दी कतर दिया जाता है। तो ये लोग एक बार ट्राई मार ले, कोशिश कर लेनी चाहिए जी। और दिल्ली पुलिस का ये मैं दिखा रही हूँ, वो भी बहुत इस समय गुस्से में है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके बहुत सारे अफसर, उनका इन्होंने नुकसान किया है, कई बेचारे अपना इलाज करवा रहे हैं। और अब अमित शाह ने बिल्कुल सीधे सीधे बोल दिया है कि इस तरीके की जो चीजें हैं भविष्य में कतई जो है टॉलरेट नहीं की जाएंगी। अच्छा एक बात बताइए, जिसका जो भी मान लीजिए मैं कॉकरोच, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पिताजी या मेरा भाई या मेरा चाचा कोई पुलिस में है, दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस में है, अगर वो वहां जाता है और उनका सर फोड़ दिया जाता है, दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, झारखंड हो, बिहार हो, कहीं का भी पुलिस, उनका काम क्या है?
अगर कहीं एजिटेशन हो रहा है, अगर वो आक्रामक होते जा रहा है, हिंसक होते जा रहा है, उसे रोकना, उसे कंट्रोल करना। एक तो हिंसा ही नहीं करना है पहला, तो किसी भी आंदोलन में कोई रूल नहीं लिखा रहता है कि भैया हम आंदोलन करेंगे, हिंसा भी करेंगे, उसका तो आपको परमिशन नहीं मिला है। आप नॉन परमिसेबल चीज जो है आप जब करोगे तो पुलिस का काम है उसको रोकना, और आप पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हो, उनका माथा फोड़ दे रहे हो। जानते हैं बिहार वार में ऐसी ऐसी स्थिति है, किसी का सर का हड्डी टूट गया है, सर का माने ईटा से मारा गया है, बहुत बेरहमी से पुलिस के ऊपर बर्बरता हुई है। पुलिस जहां गलत होती है हम लोग वहां पर भी सवाल पूछते हैं, जहां पुलिस सही है वहां पर हम उनका समर्थन क्यों नहीं करेंगे? क्या पुलिस हमारे इस देश के नहीं है? क्या पुलिस हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं? आज अगर पुलिस हटा लिया जाए, जो भी व्यक्ति है, पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में तो उनकी सरकार है ना, पंजाब में तो अगर पंजाब की बात करते हैं या किसी और राज्यों की बात करें, सारी जगह से पुलिस हटा लिया जाए, क्या कोई भी व्यक्ति सुरक्षित रहेगा? लाख बुराइयां हैं पुलिस में, फिर भी मैं बात ये कर रहा हूं कि क्या पुलिस वहां से हटा लिया जाए तो कोई भी चीज सुरक्षित रहेगा? पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कोई एक व्यक्ति सुरक्षित रहेगा क्या? क्योंकि आपके दुश्मन आपके चहेते, हर चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबके रहते हैं। तो इसलिए पुलिस को आप एकदम दुश्मन मान लीजिएगा और उसके बाद उन पर प्रहार कीजिएगा, तो वो हम लोग इतना मॉब लिंचिंग हो रहा है पुलिस की, 10-10 20-20 लात से घूंसों से मार रहे हैं महिलाओं का। एक महिला को थप्पड़ मारा, एडीसीपी को संजीत लांबा या संदीप लांबा जी हैं, उनके ऊपर एक्शन हो रहा था। यहाँ कई सारी महिला पुलिस के साथ दुर्व्यवहार हो गया, महिला पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो गया, बिल्कुल उनके ऊपर कोई सवाल नहीं जी। और दूसरी बात ये है कि अब पुलिस का जो मैं आपको दिखा रही थी, सर्कुलर दिखा रही थी, अब देखिए कोई प्लेटफॉर्म जो सोशल प्लेटफॉर्म है वो बचा नहीं है, सब जगह पे कहते हैं ना कि मोहल्लों में जाकर के धरपकड़ होती है, तो ये सोशल मीडिया में भी धरपकड़ शुरू हो गई है। अब हम कल भी बात किए थे, लास्ट जो हमारा वीडियो था, कि अब जिन लोगों ने गालियां दी हैं वही लड़कियां आकर के आंसू बहा रही हैं, अरे हमसे गलती हो गई, ठीक है हमने गलती करी, लेकिन वो गलती इतनी बड़ी नहीं थी। अरे तुम किस हाल में थी, होश भी है? अब उनको जब पकड़ा जा रहा है, जब उनपे एक्शन हो रहा है, जब वो बात माता पिता तक पहुंच गई है, तब उनके जो है अब तोते उड़े हुए हैं जी। 2873 अपराधी कैटेगरी के लोग जो है ना, वो भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो बच्चों का बलात्कार किया, पॉस्को एक्ट में गए, मर्डर किया, वो उस लेवल का नहीं है, ठीक है, उतनी बड़ी नहीं है। अरे भाई बड़ी है कि छोटी है, ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? Exactly. तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम एक देश के प्रधानमंत्री को गाली दे करके उस ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो जो इंटरनेशनली प्रसिद्ध है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है, तुम पूरे विश्व में हमारे देश को बदनाम कर रहे हो, तो गलती बड़ी है कि नहीं है ये तुम कैसे तय करोगे? हाँ, और हर बार एक ही डायलॉग मारना कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, हमें फलना चीज की आजादी नहीं है, हमको इसकी आजादी नहीं है, हमको ढकाना की आजादी नहीं है। क्या चीज की आजादी नहीं है भाई? कभी आपको कपड़ों की आजादी चाहिए, कभी बोलने की आजादी चाहिए, कभी गाली की आजादी चाहिए, तो आपको इन चीजों की आजादी चाहिए। आप क्यों नहीं बोलते मुझे साइंटिस्ट बनना है? आपको बताइए वो साइंटिस्ट बनने में किसी ने रोका? किसी को बड़े डॉक्टर बनने से किसी को रोका? किसी को इंजीनियर बनने से रोका? किसी को जज बनने से रोका? अगर किसी चीज को किसी चीज से रोका नहीं जा रहा तो फिर आजादी की बात कहां से आती है? और सबसे जो बेतुका एक नैरेटिव है ना कि अभिव्यक्ति की आजादी, मीडिया नहीं दे रहा है बोलने, मीडिया बोल नहीं रहा है, गोदी मीडिया, ये जो सारी चीजें हैं ना, सारी बातें तो आपकी मीडिया में आ ही रही है। कौन सी बातें आपके नहीं रही है? आप माँ बहन की गालियां दे रहे हो, ये कहाँ चल रहा है? ये मीडिया में चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है। आप सरेआम प्रधानमंत्री को गाली दे, अगर हमको तो लगता है ना मोदी जी धरती का नहीं अभी तक का, जब से दुनिया चल रही है, ये इकलौता तानाशाह होगा जो गाली खा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा तानाशाह, मतलब तानाशाह विपक्ष के कहने पे, और ऐसा तानाशाह जो खाली गाली खा रहा है। अब आप बताइए कि किस तरह का ये काम हो रहा है। और वो लोग, वो बेशर्म लोग जो हैं, वो बेशर्म तो छोड़ दिए, कॉकरोच का जो प्रवक्ता भी आपने फोटो जिसका दिखाया, सौरभ दास का, वो बोलता है कि मजाक है ये, तो मतलब किसी को गाली देना मजाक है?
बेशर्मी देखिए, ये बेशर्मी असल में तो क्या है ना, बिल्कुल लातों के भूत हैं, ये रितेश लातों जी, के भूत। बेशर्मी जी। तो सारी हदें पार हो गई। गाली गलौच एक अलग चीज होती है। ये वहां क्या क्या बोल रहे थे, मतलब बिल्कुल समझ से परे की बात है। ये सारी की सारी ना वामपंथी स्टाइल है। वामपंथियों के साथ में आप जब जाते हैं ना, जब उनसे आप ये पहले तो आपको कंफ्यूज करेंगे, ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि आपको पहले कंफ्यूज करेंगे, और उसके बाद अगर गलती से आपको मौका मिला बोलने का और आपने सवाल कर दिया, तो ये आप पर हमला करेंगे, पहले जुबानी यानी गाली से, फिर उसके बाद पत्थर से, बंदूक से, लाठी से, किसी चीज से भी। वामपंथी स्टाइल यही है। और आपको देखिए, देखने को भी मिल रहा होगा इनके मंच से लेकर के सारे जगहों पर कि पूरे के पूरे वामपंथी मानसिकता का गढ़ बना हुआ था। सारे डफलीबाज वहां पहुंचे हुए थे, सारे 420 वहां पहुंचे हुए थे, सारे अपराधी वहां पहुंचे हुए थे, और सारे अपराधियों का ये हुजूम था जो भारत के खिलाफ एक जंग की तैयारी थी। मैं इसे भारत के खिलाफ जंग की बात कर रहा हूं, स्टूडेंट के साथ नहीं थे। अगर ये पेपर लीक वर्तमान की सरकार ला रही है, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार करवा रही है, सब चीजों को लेकर के देखिए तो सब सब कुछ मान लिया गया। क्यों? फॉर द सेक ऑफ स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट के अलावा अगर बाकी हरकतें जो है ना, वो भारत के खिलाफ एक जंग के रूप में देखा जाना चाहिए। और इसी वजह से इन्हीं सारी चीजों का इनपुट अमित शाह के पास में है, डोभाल जी के पास में है, आईबी के पास में है, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। और आगे आने वाले दिनों में देखिएगा, मैं सबको, आपके दर्शकों को अपने बातों से भी एक बात बता रहा हूं, अपने आसपास नजर बनाए रखिए। कोई भी किसी भी तरह का आपके अंदर, आपके आसपास कॉकरोच मिल जाएंगे। और मैंने एक जगह देखा था, याद नहीं आ रहा है वो जगह का नाम, दलालों से सावधान एक लिखा हुआ जी, था, किसी कॉकरोचों से सरकारी सावधान। सरकारी दीवार पर लिखा था, दलालों से सावधान। सॉरी, हाँ याद आ गया, लाइसेंस बनाने वाले एक जी। जो डीटीओ के ऑफिस में कहीं लिखा था। हम्म। तो मुझे उसके बारे में कुछ निगेटिव पता चला था, वो उस ऑफिस के बारे में। तो मैंने उनके अधिकारी से सीधा जाके एक ही सवाल किया कि सर, आपने दीवार पे लिखा है कि दलालों से सावधान, तो दलाल बाहर के कि अंदर के? तो अभी जो समस्या है, कॉकरोचों से सावधान, तो कॉकरोच तो बाहर हैं, अंदर में भी हैं। अब कहाँ कहाँ के कॉकरोचों से सावधान होना है, ये आपको, हमको और हमें देखने वाले सभी दर्शकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी। रितेश जी, शो खत्म करने से पहले मैं छोटी सी जानकारी चाहूंगी। आपने अंदर और बाहर की बात की, तो ये जो मीटिंग हुई है हाई लेवल, पार्लियामेंट के अंदर हुई है, जो ऑफिस है अमित शाह जी का, जी। वहां पे मीटिंग होने का बहुत बड़े मतलब है, बिल्कुल। ये मीटिंग वहां, मतलब मुझे नहीं लगता, मैंने नहीं कभी इससे पहले बिल्कुल। सुना देखा। तो आपने अंदर और बाहर के कॉकरोचों की बात की है। अब देखिए, अंदर भी बहुत सारी बदतमीजियां हो रही हैं, बस जुबानियां हो रही हैं, और जी। सड़क पे तो हो ही रहा है। तो कुछ कनेक्शन आपको दिख रहा है हाई लेवल मीटिंग का? देखिए, कुल मिलाकर के हाई लेवल मीटिंग तो सिंपल सी बात है। भारत को हमने आपको क्या बताया कि वो अब बाहर निकल के भी वो प्रयास यही कर रहे हैं कि अमित शाह का इस्तीफा दे दो। इधर अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि गडकरी जी का इस्तीफा चाहिए। अभी देखिए, धीरे धीरे जब इन दोनों, आप ध्यान दीजिएगा, जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जब मांगा जा रहा था, उसी बीच अचानक से क्या हुआ, अब तो हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अब हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। बेसिकली ये लोग पूरी सत्ता की चूल्हे हिलाने की कोशिश में हैं। उनको ये लग रहा है कि हम इस तरह की हरकत करेंगे तो देखिए, इनके दिमाग में पूरी तरह से नेपाल बसा हुआ है, नेपाल बसा हुआ है, बांग्लादेश बसा हुआ है। इनको ये लग रहा है कि यही चीज, यही एटीट्यूड, यही रणनीति हम भारत में करेंगे तो हम भारत पे भी सत्ता में काबिज हो जाएंगे, इनको हटवा देंगे। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। बस उसके लिए क्या हो रहा है कि अब क्या, नेपाल छोटा सा देश था, बांग्लादेश छोटा सा देश था, वहां तो वो चीजें हो गई, वहां उनको आर्मी का भी समर्थन मिल गया, वहां के विपक्ष का भी समर्थन मिल गया। यहाँ पर ना तो इनको आर्मी का समर्थन मिलेगा, ना तो यहाँ पे पुलिस का समर्थन मिलेगा, और ना ही
किसी भी फोर्स का, क्योंकि एक्चुअली में तो यहाँ पर वैसा सिस्टम है नहीं। आप तो एक हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं ना, माहौल बना रहे हैं ना। एक्चुअली में तो कोई समस्या नहीं है अगर फैक्ट में देखा जाए तो जो भ्रम भ्रम के आधार पे जो लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, आग दंगे की आग में फैलाने कोशिश, पूरे देश को झुलसाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबको ये लोग भाप गए हैं। माने पक्ष के लोग, अमित शाह हो, आईबी के लोग हो, डोभाल जी हो, इन सारी चीजों पर गहन चर्चा हो रही है और उसी विषयों पर एक जो प्रॉपर निष्कर्ष होता है, हालांकि हम लोग भी एक काल्पनिक कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी ऑफ वर्क हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा कि ये सारी चीजें जब आपको हमको समझ में आ रहा है, जो हम बाहर बैठे हैं, जो अंदर में हर एक चीज के हर एक सोर्सेस से रिसोर्सेज से कनेक्शन है उनका, तो उनके पास तो ये सारी चीजें और ज्यादा इनपुट में होगी कि सच में कितने अंदर तक लोग घुसे हुए हैं और कैसे कैसे इस देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें इन्हें रोकने के लिए और कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, बस इसी बात को लेकर के मीटिंग रही होगी। बहुत बड़ी बात की आपने रितेश जी, और यकीनन जो है हालातों को अच्छा से समझ लिया गया है और कॉकरोचों को किस तरीके से मैं वो शब्द यूज नहीं करना चाहती, इनका इलाज करना है, वो सब स्ट्रेटेजी शायद से तैयार हो चुकी है जी। और जैसा कि आपने कहा कि अब अगर इन्होंने कुछ किया तो फिर इनका ठीक से इलाज होगा। आपने रितेश जी मेरे लिए समय निकाला और तमाम विषयों पे मेरे दर्शकों को आपने जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।